हम कई वर्षों से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं लग रहा है। थोड़ा सोचो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? लाखों रुपए की कोचिंग, हजारों रुपए की बुक्स, स्टडी मटेरियल, लेकिन रिजल्ट टाटा फिश। तो कुछ कारण है, पता लगाओ। और डोंट फियर, डरो मत, हिम्मत मत हारो। किसी कवि ने कहा है, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। तो माय डियर यूपीएससी एस्पायरेंट्स, कब तक आप एस्पायरेंट्स बनते रहोगे? अब समय आ चुका है, बनो आईएएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर बनकर अपनी लाइफ चेंज करो। तो चलिए देखते हैं हम यूपीएससी मेंस एग्जाम जीएस 3 का पेपर। यह है 2019 का जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 पेपर 4, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है हिंदी में। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। GS 3 पेपर 4, जिसका यूपीएससी कंटेंट है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये मेन यूनिट है। इसके सब कंटेंट और डिटेल में है, हम वो भी देखेंगे। स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। अब देखना है हमें कि यूपीएससी मेन जीएस 3 का क्वेश्चन पेपर 4 का पेपर कैसे आता है, कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का जो मेथड है, तो टोटल क्वेश्चन होंगे इसमें 20। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन, जो आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 से 20, जिसका आंसर आप ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स, हर क्वेश्चन को मार्क्स दिए हुए 15, 15, और इसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। 250 शब्द, 150 शब्द, और ये कंपलसरी है। 20 क्वेश्चंस आपको करना ही है। मैक्सिमम मार्क्स 250 और समय होता है 3 आवर्स, 3 घंटे का समय है। अब प्रश्न कैसे आते हैं? टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिए। ये देखिए 2017 में जीएसटी आया और 2019 में प्रश्न पूछा है जीएसटी से, इसलिए हमें फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। और करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि बस जिस साल आप परीक्षा दे रहे हैं उसी साल का, प्रीवियस ईयर्स का भी होता है, 2 ईयर्स का भी हो सकता है। इसलिए ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। इन इंग्लिश, enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the goods and service tax in India. Also comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, देखिए जीडीपी से आया है क्वेश्चन, उससे पहला प्रश्न जीएसटी से आया है। तो ये टॉपिक हमारे क्लियर होना चाहिए। जीडीपी क्या है, जीएसटी क्या है, कब लागू किया गया है, कैसे होता है, कार्य कैसे करता है।
Growth and low inflation have left the Indian economy in good shape. Give reason in support of your arguments. In English में था। तो जीडीपी घरेलू उत्पाद की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति में है। अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए, ऐसा प्रश्न होता है। एकीकृत कृषि प्रणाली IFS किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? इन इंग्लिश, हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, एकीकृत कृषि प्रणाली है। हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फार्मिंग, इंडियन फार्मिंग सिस्टम है ये। जल प्रतिबलित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4। इन इंग्लिश, एलैबोरेट द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल watershed project in increasing agricultural production from water stressed area। प्रश्न क्रमांक 5। जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचा है? इन इंग्लिश, हाउ वाज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन इन द फील्ड्स ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर साइंस रिस्पेक्टिवली। 150 वर्ड्स। प्रश्न क्रमांक 6। भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुंचाएंगी? टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न है। What is India's plan to have its own space station and how will it benefit our space program? Understand? Question number 7। तटीय बालू खनन चाहे वो वैध हो या अवैध हो हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। कोस्टल सैंड माइनिंग, वेदर लीगल और इलीगल, possess one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coast, citing specific example. Understand? तो इस प्रकार आपको 10 क्वेश्चंस होंगे। हम डायरेक्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साइबर डोम परियोजना क्या है? स्पष्ट कीजिए कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में ये किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। टेक्नोलॉजी। व्हाट इज साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम इन इंडिया। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स, 150 शब्द। अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 से 20 तक, जो आपको ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स 250 शब्दों में लिखना है। यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement. Question number 12। उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। इसको स्पष्ट कीजिए। द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज to the government of India in the context of budget making during the post liberalization period. Clarify it. Answer 250 words, 250 शब्दों में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13।